देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्र की रणनीति के बारे में बताते हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्र को मिले विपक्ष के समर्थन से अफगानिस्तान संकट पर दिल्ली में आज सभी दलों की बैठक हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में 31 पार्टी के 37 नेता शामिल हुए। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टियों को अफगानिस्तान संकट पर भारत की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अफगानिस्तान में स्थिति बेहद खराब है और भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। एस जयशंकर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रही है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार के कदम का समर्थन किया है। सभी दलों ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की और बधाई भी दी। वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। We have under operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point. कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए थे। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए जरा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त हमारे साथ है। सर्वदलीय बैठक अटेंड किया सरकार की तरफ से। सर, आप लोगों की जो चिंताएं थी उससे अवगत कराया सरकार ने आप लोगों को? देखिए, जो चीजें हमको कहना था हम तो कहे, उसका उसी वक्त मालूम होगा कि जब ग्राउंड रियलिटी हमको मालूम होगी, या जो चीजें हम बताए गए हैं उसका अगर समाधान निकला तो उसी वक्त हम समझेंगे कि वो सारी चीज़ें ठीक हो गई है। लेकिन उन्होंने सविस्तार से अपना रिपोर्ट रखा है। हम देखेंगे किस ढंग से जो बचे हुए लोगों को ला सकते हैं और दूसरे देशों के साथ अपना रुख क्या होगा और किस ढंग से अपनी हिफाजत वो करते रहेंगे, और खासकर हमको जो समस्या आगे आने वाली है उसके बारे में उनका क्या प्लान है। ये सारी चीज़ें, अभी बहुत सी चीज़ें आगे हैं। ये तो आज की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा और हमने जो कहना था वो सारी चीज़ें उनको बताई। दोहा का एग्रीमेंट क्या हो गया, वो स्टूडेंट्स का क्या होगा, यहाँ के सिटीजन्स का क्या होगा, ऐसे सारी। सर, एक और सवाल है कि तालिबान को लेकर क्या सरकार की नीति होगी, क्योंकि आप लोग के समय से तालिबान की नीति बनाई गई थी। तालिबान को लेकर क्या नीति होगी? देखिए, उसका कोई क्वेश्चन अब नहीं है। उन्होंने खुद ही कहा कि वो हम इस बारे में वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो तालिबान पर वेट एंड वॉच की नीति होगी सरकार। और टीएमसी नेता सौगत रॉय भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के बाद उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। टीएमसी के सांसद सौगातो राय साहब इस वक्त हमारे साथ है। ऑल पार्टी मीट खत्म हो गई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या बात हुई सरकार की तरफ से, आप लोग को क्या बताया? 2 घंटे थे हम लोग जी। सरकार ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, वो क्या कर रहे हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है लोगों को, इंडियन नागरिकों को निकलने के, सरकार ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। बाकी बात पे सरकार बोला कि इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी उनका पॉलिसी है वेट एंड वॉच। अभी वो देखेंगे। एक अंतिम सवाल करूंगा सर आपसे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में तालिबान से भारत इंगेज करेगा, तो इस मसले पे भारत ने क्या कहा? अभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। सारा दुनिया ये पॉलिसी ले रहे हैं कि वेट एंड वॉच करो। रशिया बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, ब्रिटेन, जर्मनी बोल रहे हैं, इंडिया भी बोल रहे हैं। अभी अंतिम सिद्धांत नहीं हुआ इसमें।
और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत यादव दिल्ली से मौजूद है, इसके साथ ही नीरज कुमार भी हमारे सहयोगी मौजूद है। लेकिन विक्रांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसपे खुले तौर पर विपक्ष का समर्थन केंद्र सरकार को दिया गया, ऐसे में ये मीटिंग, ये तस्वीर, जो भी निष्कर्ष निकला है वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की मिसाल है कि देखिए, जब मुश्किलें आती है, जब लगातार कोशिशें सरकार की होती है, तो विपक्ष भी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ा रहता है। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप, ये सब दौर चलते रहेंगे। देश की राजनीति के भीतर जब भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव होगा, ये सब चीजें आएंगी, लेकिन जब देश की बात होगी तो पूरा देश, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो एकजुट रहेगा। और सरकार ने इस बैठक का, जो बुलाई गई बैठक, इसका उद्देश्य भी ये था कि अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में विपक्ष को भी पूरी तरीके से जानकारी दी जाए, क्योंकि विपक्ष भी देश की एक बड़ी आबादी को उसके नेतृत्व करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो विपक्ष को तमाम जानकारी दी गई, पूरे ऑपरेशन नारी शक्ति की जानकारी दी गई, किस तरीके से वहां से इवैक्यूएशन करवाया गया, कितना मुश्किल काम था वहां से नागरिकों को लाना, किस तरीके से एयरपोर्ट पर जब विमान पहुंचता था तब भी फायरिंग हो रही थी, उन सब खतरों के बीच में अपने नागरिकों को तो वापस लाई, साथ ही साथ अफगान में जो माइनॉरिटी थे, सिख थे, हिंदू थे, उनको भी वापस लेके आया गया। और इसके अलावा बाकी कुछ देशों के नागरिक भी हमारे साथ आए, जैसे आज ही फ्लाइट थी उसमें 11 नागरिक नेपाल के थे। तो इन सब चीजों की जानकारी दी गई। और एक जो बड़ा सवाल पूरे देश की निगाह में था कि अब आगे क्या होगा, क्या तालिबान के साथ भारत की सरकार आगे बढ़ेगी, कैसे होगा, उसकी भी जानकारी भारत सरकार ने साफ दे दी है कि अभी फिलहाल वेट एंड वॉच पर हम लोग काम कर रहे हैं और एक बार देखेंगे किस तरीके से अफगानिस्तान में सरकार आगे बढ़ती है। उसके बाद भारत सरकार अपने हितों को सामने रखते हुए अगला कदम तय करेगी। जी बिल्कुल ठीक है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाती हुई भारत सरकार नजर आ रही है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा सहयोग विपक्ष की तरफ से भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीरज कुमार, आपके पास आऊंगी मैं इस सवाल के साथ, क्योंकि देखिए, अगर सरकार लगातार इवैक्यूएशन कर रही है, लोगों को एयरलिफ्ट कर रही है अफगानिस्तान से, तो उसके बारे में न केवल देश की जनता को जानकारी दी जा रही है, बल्कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष एक है, तो उम्मीद यही है कि उन सभी लोगों की घर वापसी जरूर होगी। रितिका, देखिए, आज की बैठक में दो महत्वपूर्ण सवाल थे जिसके बारे में चाहे विपक्षी पार्टियों के नेता हो या तमाम दल जो हैं वो जानना चाहते थे। पहला ये कि इवैक्यूएशन प्रोसेस को लेकर क्या चल रहा था। तो इवैक्यूएशन प्रोसेस सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार ने बताया कि अब तक करीब 565 लोगों को सीधे निकाला गया है और दूसरे देशों से बहुत को फैसिलिटेट किया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि तालिबान को लेकर सरकार की नीति क्या होगी। अभी बहुत सारी चीजें डेवलपिंग है, इसलिए तालिबान को लेकर वेट एंड वॉच की पॉलिसी सरकार की तरफ से अपनाई जाएगी। रही बात इवैक्यूएशन की, इवैक्यूएशन को लेकर चैलेंजेस क्या है। देखिए, काबुल के अंदर एयरपोर्ट के आसपास फायरिंग हो रही है, पहली चुनौती है, सरकार ने बताया है। इसके अलावा कई चेक पॉइंट्स है, वहां से लोगों को निकालना है, इवैक्यूएशन के लिए ये चुनौती है। थर्ड ये है कि ओवर फ्लाइट क्लियरेंस, क्योंकि भारतीय वायुसेना का विमान जो है वो पाकिस्तान की सीमा से आ नहीं सकता। तो अगर दूसरे देशों से आना है तो उसके लिए आपको क्लियरेंस लेना होगा। डिले हो रहा है वहाँ जो स्लॉट मिलता है अमेरिका से, क्योंकि कई देशों को फ्लाइट अपनी वहाँ से उड़ानी है। जमीनी लेवल पे कोऑर्डिनेशन की बात है। तो ये 5 या 6 ऐसे चुनौतियां हैं जो भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को जिनसे निपटना पड़ रहा है, और बावजूद इसके तमाम लोगों को निकाला जा रहा है। तो आने वाले वक्त में नजर इस बात पे रहेगी कि कैसे लोगों को इवैक्यूएट कराया जाता है। दूसरी अहम बात, सरकार ने एक एक करके ये बताया कि कैसे जब अफगानिस्तान के हालात बिगड़ने शुरू हुए तो पहले से एडवाइजरी जारी की गई, कंसुलेट को स्केल डाउन किया गया, काबुल दूतावास को स्केल डाउन किया गया और बार बार एडवाइजरी जारी की गई ताकि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में जो संकट बिगड़ा, संकट की स्थिति पैदा हुई, उससे भारतीयों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो। लेकिन घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि तमाम देशों के लोग वहां फंसे। बिल्कुल, और हर एक संकट से भारत सरकार पूरी तरीके से रूबरू है और उसी संकट को देखते हुए, उसी मौजूदा स्थिति को देखते हुए कदम भी उठाए जा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने का, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का काम लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में आज काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर वायुसेना का एक विमान दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा है। विमान में कुल 35 लोग सवार थे, जिनमें 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक थे। एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट के बाद इन लोगों को आईटीबीपी की बस में बिठाकर क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। हिंडन के एयरबेस से निकलती आईटीबीपी की बस वही बस है जिसमें
भारत लाए गए 35 लोग सवार हैं जो कि काबुल से लाए गए हैं और यहाँ पे उनको अब जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे लेके जाया जा रहा है। कोशिशें जो है पूरी तरीके से भारत सरकार की यही है कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कोरोना का प्रोटोकॉल ब्रेक ना हो कि उसकी वजह से जो है किसी तरीके की दिक्कतें हो। और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि आप बस जो है वो पूरी इस वक्त जो है जाने के लिए तैयार है और यहाँ पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जो लोग हैं जो इस बस में मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। एक बात बता, आप लोगों के साथ कितने लोग आने वाले थे? नो प्रॉब्लम गुड सब भी अच्छा हो गया ना। आप लोग कहाँ से आए? आपके साथ 200 लोग थे या अभी कुछ लोग थे बस? आप लोगों के साथ कितने लोग आने वाले थे? नहीं है ना, आर्मी बेस है ना, कुछ भी नहीं है, नो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा हो गया ना। मैं आर्मी में काम करता ना, अमेरिकन आर्मी में काम करता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप लोग सिर्फ 35 लोग आए हैं, और भी आने वाले थे क्या? आर्मी आ गए ना, मेरे तरह आ गए, नो प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है अभी फ़िलहाल यहाँ से लेके जाया जा रहा है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो है इनको यहाँ से क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाए, क्योंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से पालन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बसों में जो है लोग फ़िलहाल भरे हुए हैं और अब इनको यहाँ से लेकर सीधा आईटीबीपी का जो कंजावला में जो कैंप है उसमें लेके जा रहे हैं। ये पीछे वाली बस है, इस बस में जो है जो नेपाल के लोग हैं उनको लेके गया है। तो सीधे तौर पर भारत की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं अफ़गानिस्तान से लोगों को इवैक्यूएट करने का, वो प्रोसेस अब भी जारी है। तकरीबन 200 लोगों के लाए जाने की आज बात थी, लेकिन उसमें से महज 35 लोग ही लेके आए गए, क्योंकि तालिबान ने साफ कर दिया कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान के किसी भी शख्स को जो है बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि वो अपने नागरिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाल के ही रहेगा। कैमरामैन अनिल के साथ संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया, हिंडन। अफगानिस्तान से भारत आ रहे 140 अफगान सिख नागरिकों को तालिबान ने काबुल में रोक लिया है। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कॉल की खबर है कि 140 सिख अफगानी नागरिकों को का ये जो जत्था है श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर भारत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने उन्हें रोक लिया। बताया गया है कि इन्हें करीब 15 घंटे तक रोके रखा था और इसके बाद इन्हें वापस भेज दिया गया। दो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों के साथ गुरुद्वारे करते परवान से निकले थे। तालिबान ने कल ये वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं अफगानिस्तान के, उन लोगों को अफगानिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके चलते ये लोग भी जो थे एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर सके। हालांकि एयरफोर्स का जो प्लेन था वहाँ पहुँच चुका था इवैक्यूएट करने के लिए और सारी जो थी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ये शताब्दी मनाने के लिए जो लोग आ रहे थे भारत, ये वहां से एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाए। और विक्रांत मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। विक्रांत, क्योंकि तालिबान जब ये स्पष्ट कर चुका है कि दूसरे देश के नागरिकों को हम नहीं रोकेंगे, तो फिर 140 सिख अफगानी नागरिकों को क्यों रोका गया? देखिए, क्योंकि तालिबान ने ये कहा है कि जो दूसरे देश हैं, जो विदेश हैं, वो अपने नागरिकों को निकाल सकते हैं, लेकिन जिन नागरिकों को ये लाया जा रहा था वो अफगान के मूल नागरिक थे। लेकिन चूंकि ये माइनॉरिटीज थे और ये यहाँ पर आना चाहते थे, इसलिए भारत सरकार इनको ला रही थी। क्योंकि तालिबान ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है कि कोई भी अफगान नागरिक जो उनके देश का नागरिक है वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी कारण ये लोग एयरपोर्ट के भीतर नहीं घुस पाए और इसी कारण जो विमान वहां पर पहुंचा था वो इनको लिए भी नहीं, उसे वापस आना पड़ा। और कल जो कहा जा रहा था कि करीब 200 के करीब यात्री इस फ्लाइट से लौटेंगे, हमने देखा कि करीब 35-36 लोग उस फ्लाइट से लौटे हैं, जिसमें 11 जो हैं वो नेपाल के नागरिक हैं जो पहले एयरपोर्ट पहुंचने में जिन्हें कामयाबी मिल गई थी। और इसके अलावा जो बाकी नागरिक थे 24-25 नागरिक, वो भारतीय नागरिक थे जो अफगानिस्तान में थे। तो इस तरीके की दिक्कतें आएंगी और यही कारण है कि 31 तारीख से पहले जो इवैक्यूएशन का काम है उसको तेज करना चाहती है भारत सरकार, लेकिन कई तरह की उसमें चुनौतियां सामने आ रही है। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है और सरकार का कहना है कि हम अपने नागरिक
नागरिकों को जल्द से जल्द निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि अफगान के भी जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, चाहे वो सिख हों या फिर हिंदू धर्म के हों, अगर वो लोग आना चाहते हैं और वो वहां पर आ पाते हैं, इन तो कोशिशों उनको को भी लाने देखते की हुए ही कोशिश तालिबान सहमा हुआ है। तालिबान को लग रहा है कि अगर इसी तरीके से लोग निकलते रहे अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान खाली हो जाएगा, और इसी वजह से आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिख अफगानी नागरिकों को रोका गया है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है काबुल से। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर यह है कि 31 अगस्त के बाद काबुल से भारत की उड़ान पर 31 अगस्त के बाद ब्रेक लग सकता है। काबुल एयरपोर्ट का एटीसी अभी अमेरिका के पास है, लेकिन 31 अगस्त के बाद एटीसी पर तालिबान का कंट्रोल होगा, जिसके बाद भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लिए उड़ानें भेजना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सरकार के सूत्रों के मुताबिक नियमित उड़ान यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जिंदगी को जोखिम में डाल सकती है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक हालांकि ये अंतिम फैसला नहीं है, काबुल के लिए नियमित उड़ान पर विचार किया जा रहा है। नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे में भारत सरकार का जो मिशन है, रेस्क्यू मिशन है, उसको कितना धक्का पहुंच सकता है? देखिए, अभी 31 अगस्त आने में वक्त बाकी। अमेरिका ने भी संकेत दिया कि वो 31 अगस्त से पहले तमाम लोगों को निकाल लेगा, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि अमेरिका तमाम अपने नागरिकों और सहयोगी देशों के नागरिकों को निकाल पाएगा। और भारत के लिए भी ये चुनौती होगी, क्योंकि चुनौती सिर्फ 5 दिन के वक्त की बात नहीं है, लोगों को निकालने की बात है। ग्राउंड पे बहुत सारी समस्याएं। एक समस्या आपको बताता हूँ, जैसे इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर है, उसमें जब जो सैनिक होते हैं वो आधे घंटे के अंदर पूरा फ्लाइट भर जाता है, लेकिन जब आम लोग होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं, उसमें अगर आपको बैठना होगा, कोई धीमे रफ्तार से आ रहा है, किसी को बैठाने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो ये तमाम चैलेंजेज हैं कि आप एक बार जब फ्लाइट उतारते हैं और अमेरिका के कब्जे में है पूरा इलाका, और कई देशों की तरफ से अमेरिका पे दबाव है कि उनकी फ्लाइट को उतारा जाए, लोगों को निकाला जाए। इसके अलावा जो लोग काबुल से अंदर प्रवेश करना चाहते हैं एयरपोर्ट के अंदर, उनको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है। तो ये तमाम सब मसले यहाँ से देखने में बहुत आसान लगता है कि इवैक्यूएशन की प्रक्रिया सिर्फ फ्लाइट को भेजना है फिर लाना है, लेकिन समस्या बहुत जटिल है। रही बात 31 अगस्त के बाद अगर एटीसी पर तालिबान के लोग भी कब्जा करते हैं, तो मुझे इस बात की उम्मीद लगती है कि तालिबान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो लोग विदेशों के नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं उनको वहाँ रोक के रखा जाए। वो लोग भी सहूलियत प्रदान करेंगे, वो लोग भी विशेष वायुयान को अनुमति देंगे कि वो लोग बाहर निकले, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन एक बार अमेरिका के नियंत्रण से पूरा एयरपोर्ट हटा तो तालिबान के नियंत्रण में कैसे रहेगा, किस तरह का विरोध होगा, अभी अफगानिस्तान में बनती हुई दिखाई दे रही है, वो अफगान सेना के हटने के बाद से ही उत्पन्न हुई है, और अगर अमेरिका सेना के हटने के बाद से ही उत्पन्न हुई है, और अगर अमेरिका सेना मुस्तैद रहती तो शायद तालिबान का राज अफगानिस्तान पर नहीं होता। ठीक है विक्रांत, नीरज, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ई श्रम पोर्टल की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक शुरुआत है, और वास्तव में ये शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करते समय उन्होंने जो सबसे पहले वाक्य कहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, और हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि जो देश के विकास का लाभ है वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। ये सच है कि संसद के अंदर विभिन्न समय से इस बात की मांग की जाती रही थी कि देश में जो सबसे बड़ा कामगार वर्ग है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें एक डाटा बने। पार्लियामेंट में भी पहले अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी से लेकर काफ़ी सारे सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। 2014 में जब सरकार आई तो एक सचिव स्तर की कमेटी का भी गठन किया गया, और 2016-17 में सरकार ने अपनी बजट स्पीच में भी इस विषय को रखा कि असंगठित क्षेत्र में हमें एक डाटा का मैकेनिज्म करना होगा, और इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चली। मैं मेरे विभाग के पूर्ववर्ती सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को और पूरे विभाग की टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लंबे समय से चले हुए प्रोजेक्ट को आज पूरा करके देश की जनता को समर्पित किया है। निश्चित रूप से हम सब के प्रेरणादायी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमारे विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि इसके लिए उपलब्ध जो प्रारंभिक साधन थे 704 करोड़ रुपए वो केंद्र सरकार के द्वारा
विभाग को उपलब्ध कराए गए। सभी प्रकार की टेक्निकल असिस्टेंस भी हमें एनआईसी के अधिकारियों के द्वारा, हमें यूआईडीए के अधिकारियों के द्वारा और हमारे विभाग के अधिकारियों के अथक परिश्रम के द्वारा किए गए। मैं ये मानता हूँ कि देश के श्रम क्षेत्र में काम कर रहे हमारे जितने भी मजदूर संगठन हैं, उनके साथ जब इस विषय को लेकर के हमने बैठक करी तो हमारे सारे मजदूर संगठन, चाहे हमारे बीएमएस हो, हमारे इंटक हो, C2 हो, एटक हो, TUCC हो, जितने भी फेडरेशंस हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने सुझाव लिए और मैं ये मानता हूँ ये एक व्यापक विचार विमर्श के आधार पे, एक सहमति के आधार पे, एक परस्पर संकल्प के आधार पे सब ने एक संवित स्वर में ये कहा कि ये जो पहल है इसको सब लोगों ने बड़े हृदय के साथ स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इन सब प्रयासों के कारण जो हम कहते हैं कि जिनकी मेहनत देश का आधार है, उनका आज सपना हुआ साकार है। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। आज ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है, जिसके जरिए सरकार की योजनाओं का लाभ आखिरी छोर तक हर व्यक्ति को मिलेगा और इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, जिसकी शुरुआत आज कर दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे शायर मुनव्वर राणा की। शायर मुनव्वर राणा अपने बेटे की गिरफ्तारी पर बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आए। बेटे की गिरफ्तारी पर मुनव्वर राणा ने न्यूज 18 से बातचीत की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर धर्म की दुहाई दी और साफ कहा कि धर्म के आधार पर यूपी में इंसाफ किया जा रहा है। उनकी नाराजगी तो इतनी ज्यादा दिखी कि उन्होंने यूपी पुलिस से उनका एनकाउंटर करने तक की बात कह डाली। इससे पहले यूपी पुलिस ने एक दिन पहले शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। रायबरेली पुलिस ने लखनऊ पुलिस की मदद से तबरेज को लाल कुआं स्थित मुनव्वर राणा के घर से गिरफ्तार किया। तबरेज की गिरफ्तारी 2 महीने पुरानी फर्जी फायरिंग के मामले में हुई है। आरोप है कि तबरेज ने खुद पर फायरिंग करवाई थी और आरोप अपने चाचा पर लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जांच में पुलिस को मालूम हुआ कि तबरेज ने अपने चाचा को फंसाने के लिए साजिश के तहत खुद पर गोली चलवाई थी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बेटे तबरेज की गिरफ्तारी की गई है। बहुत कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे जो भी कानून तोड़ेगा। तो सीधे बात कर लेते हैं मुनव्वर राणा साहब से। सर, किस तरह देखते हैं जितना गिरफ्तारी हुई और सरकार भी ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे? अरे ये गिरफ्तारी तो मामूली बात है। जब वो बलिया का मंत्री कह रहा है कि मुनव्वर राणा का इनकाउंटर कर दिया जाए, तो आप उस दिन इंतजार कीजिए कि मोहल्ले वालों से आकर के चैनल से खबर लीजिएगा कि वो जो जिसका इनकाउंटर हुआ है मुनव्वर राणा, वो कहाँ का था। जापानी था, तालिबानी था, पाकिस्तानी था, अफगानी था, कहाँ का था। आपके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई उस पर क्या कहेंगे? बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। एक नए बने हुए सेंट्रल के जो मंत्री हैं, जो यहाँ मोहनलालगंज से MP हैं, उनके लड़के का भी केस सेम था। न उसके साथ इतनी दौड़भाग हुई, न मर्डर गश्ती हुई, न मारपीट हुई, न हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। कौशल किशोर साहब की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बता नाम मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। तो जाहिर सी बात है कि जब दो इंसाफ के तराजू हो जाए कि एक मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, एक MP के लिए अलग, एक फ़कीर शायर के लिए अलग, तो फिर जाहिर बात है कि अब इस मुल्क में शायरी नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके, लूट करके, छीन करके MP बन जाओ। सर पुलिस तो ये कह रही है कि उनके पास CCTV है, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हथियार लिए हुए तबरेज। पुलिस बार बार ये कह रही है कि हमने जो किया सही किया। वीडियो और CCTV फुटेज है। तबरेज लिए हुए तो हमारे पास भी बहुत से फोटो हैं, हमारे पास भी हथियार हैं, उसमें क्या है। पुलिस उसको आधार बना रही है। नहीं, ये तो कोई सबूत नहीं हुआ ना। असलहा तो मेरे पास भी हैं, हम भी लेके चलते हैं तो घूमते हैं फिरते हैं, उसके फोटो भी होंगे, सब होंगे, हमारे पास भी फोटो लगे होंगे। तो ये तो आधार नहीं हुआ। तो किस तरह जवाब देना चाहते हैं आप सरकार को? क्यों नाम नहीं लेना चाहते? देखिए, ऐसा है कि नहीं तवील हो जाएगा बहुत, और कुछ नहीं है। डरते वरते तो हम ही नहीं। जिस दिन हम पैदा हुए थे तो दाई ने आके मेरी माँ को मेरे बाप से बताया था कि बेटा पैदा हुआ है, बेटी नहीं पैदा हुई है।
तो डरना वरना तो मुझे किसी से डरना तो आता ही नहीं है। तो नाम ले लीजिए फिर। हाँ नाम ले लीजिए फिर। किस सिलसिले का नाम बताइए? जिनको छोड़ा जा रहा है, जो लोग टारगेट कर रहे हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि जिस एमपी को मोहनलालगंज के एमपी को बना दिया गया मंत्री, तो ये तो उसको इज्जत दी गई ना कि उसके लड़के ने ये काम किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि पकड़े गए लोग खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार सप्लाई किया करते थे। दोनों संदिग्धों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। खालिस्तान आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराते थे 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, इन 2 संदिग्ध लोगों के बारे में क्या कुछ जानकारी जिनकी गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लंबे वक्त से सर्विलांस कर रही थी इन दोनों के ऊपर, और उसके बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बबलू सिंह और राजेंद्र सिंह बरनाल को गिरफ्तार किया गया है, जो खालिस्तानी आउटफिट से जुड़े जो संदिग्ध टेररिस्ट हैं, जो संदिग्ध एंटी सोशल एलिमेंट है, उन्हें ऑनलाइन हथियार सप्लाई करते थे। और लंबे वक्त से जो वेपन्स हैं, आर्म्स एम्यूनेशन है, कारतूस हैं, वो खालिस्तानी आतंकवादियों को ये दोनों लोग सप्लाई करते थे और उसके बदले में इन्हें मोटा पैसा मिलता था। ऑनलाइन ये पूरा रैकेट चला था। इस पूरे मामले में 16 पिस्टल और 60 जिंदा कार्ट्रिजेज बरामद किए गए हैं। स्पेशल सेल का कहना है कि जिस तरह से पंजाब में लगातार खालिस्तानी आतंकी पैर पसार रहे हैं और सीमा पार से चाहे गल्फ कनाडा से बात किया जाए, आईएसआई के सपोर्ट से उन्हें जो फंडिंग हो रही है, ये पूरा एक रैकेट था और उस रैकेट पर लगातार स्पेशल सेल की टीम सर्विलांस करी थी। उसके बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके जो बाकी हाइड आउट्स हैं वहां पर भी स्पेशल सेल की रेड चल रही है। आने वाले दिनों में स्पेशल सेल का कहना है कि कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आनंद तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में देश के कोरोना केस में अकेले केरल की बड़ी हिस्सेदारी है। आज केरल में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना के रिकॉर्ड 31,445 नए मरीज मिले हैं। साथ ही वहां कोरोना से एक दिन में 215 लोगों की मौत भी हुई है। केरल में पॉजिटिविटी रेट जो है 19% से ज्यादा है। जानकारों के मुताबिक केरल की वजह से ही देश के कोरोना आंकड़ों में भी उछाल आया है। देश में पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं 600 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस बीच वहां ओणम त्योहार के बाद कोरोना के केस बढ़ने पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई और आने वाले त्योहारों को लेकर दूसरे राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। और केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल में बढ़ रहे कोरोना पर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। The Kerala government said that we have a better methodology of containing the spread of COVID, and that is the home quarantine. But it has now proven that it is miserably failed. So the government should relook, the state government should relook into the whole scenario and prepare the plans scientifically. तो केरल में जिस तरीके से कोरोना के केसेस अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा ढील यहां पर दी गई थी। त्योहार अच्छी तरीके से मनाए जा रहे थे, लोगों की भीड़ अच्छी खासी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तीसरी लहर की दस्तक केरल में हो चुकी है और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि वो तमाम नियम, वो तमाम एहतियात आप जरूर बरते जो कि दूसरी लहर के वक्त में दिखाई दिए थे। और केरल में कोरोना केस बढ़ने के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल सरकार पर हमला किया और कहा कि केरल में हालात बेहद खराब हैं। उन्होंने केरल को आईसीयू में बताया। This is serious. Kerala needs to really get its act together. So the symbolic protest that Kerala is in the ICU. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। वहां उन्होंने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह सेखवा को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया। सेखवा अकाली दल के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। वो बादल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन सुखबीर बादल के अकाली दल के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सेवा सिंह सेखवा के आने से पार्टी को पंजाब में ताकत मिलेगी।
हमारा मिशन है कि हम ऐसा पंजाब बनाएं, पंजाब जो कि एक समय में देश का नंबर 1 सूबा होता था। हम एक ऐसा पंजाब बनाएं जहां पे अमन चैन हो, सुख शांति हो, सबका विकास हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके परिवार को अच्छा इलाज मिले, सबको बिजली अच्छी मिले, सबको